Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada. This is Sunday 20th November 2022 और पाकिस्तान में एक नए बड़े माना खेज बहुत मीनिंगफुल नए सियासी हफ्ते का इस वक्त आगाज हो रहा है जो आज की तारीख से 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों तरफ के जो कॉम्बैटेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स और फोर्सेस हैं, जो मुताहरिब ग्रुप हैं, वो इस किस्म की इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये हफ्ता एक बड़ा डिसाइसिव हफ्ता होगा जिसमें तमाम चीज़ों का फैसला हो जाएगा। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका हम एक एनालिसिस करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने तो ज़ाहिर है खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया हुआ है कि 26 नवंबर को दिन के 12 और 2 बजे के दरमियान बाकायदा वक्त दिया है कि पूरे पाकिस्तान से लोग खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से रावलपिंडी पहुँचें और वहाँ इमरान खान साहब खुद उसे खिताब करेंगे। और एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है जिसके बारे में मेरी तशरीह और इंटरप्रिटेशन ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीडीएम की जमातों के ऊपर, ख़ास करके पीएमएलएन पे और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक इखलाकी, पॉलिटिकल, मॉरल इम्पैक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि कोई भी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां शरीफ खानदान किसी की अपॉइंटमेंट के ज़रिए अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश करे, एक ऐसी अपॉइंटमेंट करे जिससे तहरीक इंसाफ की ये सारी मूवमेंट जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। यानी सियासत को कंट्रोल करने की इजाज़त जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप पीडीएम की जमातों को देखते हैं, पीएमएलएन में जो स्टेटमेंट्स आप देखते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, जो मीडिया स्टेटमेंट्स उनकी हैं, जो ट्वीट्स किए हैं जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और कुछ उनके हमदर्द जो मीडिया पर्सनस हैं, उनकी स्टेटमेंट एक मैं देख रहा था जिनका कभी मीडिया साइंस से ताल्लुक होता था, अब वो साइंस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, साइंस ऑफ हेट्रेड से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने इस किस्म की एक चीज़ लिखी भी थी कि जब फौज का नया चीफ आ जाएगा तो फौज एक बार फिर अपने ऐसे जलाल में होगी जो जनरल बाजवा की मौजूदगी में फौज कमजोरी का मुजाहरा कर रही है, और फौज एक ऐसी ताकत और जलाल का मुजाहरा करेगी नए कॉन्फिडेंस से, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ का दिमाग जो है वो फौज जो है वो दुरुस्त कर देगी। और फिर सबसे बढ़ के जो बिलावल जरदारी ने जिस किस्म का रद्द रिएक्शन किया, जिस किस्म की टोन और टेनर में उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को मुखातिब किया, उनको थ्रेटन करने की कोशिश की, इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि पीडीएम की जमातें भी कमर बस्ता हैं कि वो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट करेंगी जिस अपॉइंटमेंट के ज़रिए वो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल, इसे ज़्यादा आप यानी इसको ज़्यादा आप छुपा नहीं सकते। आपको इसको जब आप एनालिसिस करना है बदकिस्मती से, तो आपको चीज़ों को खुल के डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक होप्स, एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों तरफ से, ये उम्मीदें जो हैं दोनों तरफ ने लगाई हुई हैं। ये कितनी रियलिस्टिक हैं, दोनों साइड्स की उम्मीदों में क्या डिफेक्ट है, इसका मैं एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र इस चीज़ का कर दूं जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था और मैंने उसके हवाले से ट्वीट भी किया, और वो ये था कि मुझे ब्रिटिश पुलिस ने फॉर्मली तौर पे ये वार्न किया यूके के अंदर, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ, कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, एक रिस्क असेसमेंट उनके पास है। और ये वार्न उन्होंने किया फ्राइडे के दिन शाम को, जब यूके के टाइम में मैनचेस्टर में वार्न किया, जहाँ मेरी बीवी का और इन लॉज का घर है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने बाकायदा विजिट किया। अच्छा, होता ये है नॉर्मली तौर पे कि बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि वो पुलिस की प्रोटेक्शन मांगते हैं या पुलिस को कहते हैं कि उन्हें खतरा है, और वो लोगों के नाम बताते हैं कि उन्हें किस पे शक है। जो ट्रेडिशन मुझे समझ आई है गुज़श्ता चंद दिनों से, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। मैंने किसी पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन को ना अमेरिका में ना बरतानिया में अप्लाई किया, ना मैंने अपने किसी खदशात का इजहार किया, ना मैंने कोई रिक्वेस्ट की, ना मैंने कोई प्रोटेक्शन मांगी। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन मांगी। तो मेरे केस में ऑफिसर्स ने खुद से विजिट किया, और उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ जो सोलिसिटर है उससे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दे हैव रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लंदन, दिस वाज मैनचेस्टर पुलिस, बट इंफॉर्मेशन वाज पास्ड ऑन फ्रॉम अ पुलिसिंग यूनिट। जो डिटेक्टिव्स हैं या एक पुलिसिंग यूनिट है, उस पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने मैनचेस्टर पुलिस को ये कन्वे किया कि मुझे वार्न किया जाए, मेरी फैमिली को वार्न किया जाए और बताया जाए कि क्या एहतियाती तदबीर हो सकती हैं और कैसे पुलिस इसमें मदद कर सकती है। जब उनको पता चला कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं प्रॉब्ली न्यूयॉर्क में हूँ, अमेरिका में हूँ, तो उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ को ये भी ऑफर की कि वो ना सिर्फ ये कि मुझे उन्होंने अपने नंबर छोड़े, अपनी ईमेल्स छोड़ी, अपने कॉन्टैक्ट छोड़े, अपनी पूरी आईडी छोड़ी वहाँ पे, अपने आईडी नंबर्स वगैरह बताए, और कहा कि मुझे उन्हें कांटेक्ट भी करना चाहिए, और अगर ज़रूरत होगी और मैं ज़रूरत समझूंगा तो वो अमेरिकन पुलिस जो है, जो यूएस पुलिस है, उसको भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए और उससे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, गिवन द फैक्ट सिंस आई एम अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। और उनका कहना यह था कि ना सिर्फ मैं ब्रिटिश सब्जेक्ट हूँ बल्कि आई एम अ नोन पब्लिक फिगर फ्रॉम द पाकिस्तानी कम्युनिटी, और ये उनका कंसर्न है। तो मैंने
पूरा दिन इट वाज क्वाइट अ मैटर ऑफ सरप्राइज भी। ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आई एम कंसर्न्ड। मेरे इस किस्म के कंसर्न्स इतनी शिद्दत से थे नहीं, सो आई एम कंसर्न्ड। और कंसर्न होने के अलावा मुझे हैरानगी भी बहुत थी, और मैंने पूरा एक दिन जो है वो कन्फ्यूजन में गुजारा। मैंने बात नहीं की उस पुलिसिंग यूनिट से लंदन में, लेकिन मैं कल के दिन, अब जो दिन यहाँ शुरू होगा अमेरिका में संडे का, मैं इस पुलिसिंग यूनिट से बात करूंगा, और अगर मैंने ज़रूरी समझा तो मैं उनसे मिलने के लिए लंदन चला भी जाऊंगा। मैंने इस हवाले से ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान की जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको भी इन्फॉर्म करूंगा जो मुझे समझ आएगा। तो बहुत से लोगों ने ट्विटर पर लिखा है कि उनको इन्फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, उन्हीं से तो खतरा है। मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं है। ये सिविल जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये कोई सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस वर्सेस पीपल ऑफ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती से एक बहुत ही सीरियस किस्म का खौफनाक खतरा कि एक एलीट कैप्चर है, जहां मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इदारे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर फीफडम्स हैं। वहाँ ताकतवर अशखास ने उस पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, और वो उन इदारों का और गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो ताकत है, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल की लोकेशन और उसको ट्रेस करना या ट्रैक करना जो है, उसका ताल्लुक असर हाज़र में उसके टेलीफोन फ़ोन से है, मोबाइल फ़ोन से है, उसके लैपटॉप से है, उसके यूट्यूब से है, उसके ट्विटर से है, जो बैंकिंग कार्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ है। ये जो सारा डाटा है, इस डाटा के ऊपर जो इंफॉर्मेशन और कंट्रोल है, सॉरी एक सेकंड मुझे दीजिए, ये सारा का सारा स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है। और ये कैसा डेटा है, जैसे नादरा का डेटा है, आपका बैंकिंग डेटा है, क्रेडिट कार्ड यूज करना, डेबिट कार्ड यूज करना, ट्वीट आप कहाँ से कर रहे हैं, आईपी एड्रेस क्या है, ये सब चीजें जो हैं, ये एक बड़ा सैक्रोसैंक्ट डेटा होता है। और दुनिया में जितने भी लॉ अबाइडिंग जुरिस्डिक्शंस हैं, वहाँ पर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस कभी सोच भी नहीं सकती कि ये डेटा जो है, इसको इररिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जाए, या प्राइवेट लोगों के हाथ या किसी ग्रुप के हाथ या किसी के हाथ ये डेटा जो है वो आसानी से पास ऑन नहीं हो सकता। और इस डेटा का इस्तेमाल जो है, डेटा का, वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में या दहशत गर्दी के खिलाफ या जो हायर कॉजेज हैं उसमें हो सकता है। लेकिन वी हैव रीजन टू बिलीव, आप मुझसे एग्री करेंगे, कि पाकिस्तान में जो हालात हो चुके हैं गुज़श्ता चंद बरसों में, इस डेटा की किसी भी किस्म की कोई सैक्रेडनेस या सैंक्टिटी नहीं है, और इस डेटा का बेतहाशा मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों को टारगेट किया जाता है इस डेटा को इस्तेमाल करके। और ये चीज़ गुज़श्ता कई बरसों से चल रही है। सलीम शहजाद साहब का जो अगवा था और उनका जो कत्ल था बाद में, वो इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। हामिद मीर को शूट डाउन कर देना जो है, वो इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। 2011 से इन दोनों वाक़यात का ताल्लुक है। और इसी तरह अरशद शरीफ जो है, जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था, तो जिस किस्म के उनके कंसर्न्स थे, उन्होंने वीपीएन वो इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो यूके का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे, जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, बाद में भी मेरा उस नंबर पर उनसे कम्युनिकेशन रही। ये सब चीज़ें क्लियरली इसको इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान में एक ग्रॉस कल्चर ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो चुका है, जिसमें स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी फंसे हुए हैं। और चूंकि मीडिया इंटेलेक्चुअली बहुत अंडर डेवलप्ड है, वो सारी डिस्कशन को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के कर रहे हैं। उनको इल्ज़ाम भी, कुछ लोग उनको इल्ज़ाम भी इसी तरह से देते हैं, और दूसरी तरफ से लोग उसको डिफेंड भी ऐसे करते हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस का ना कुछ कहें। असल में मामला स्टेट इंस्टीट्यूशंस का नहीं है। असल में जो मामला है वो एलीट कैप्चर है, वो क्रिमिनल एलिमेंट्स और क्रिमिनलिटी की पेनिट्रेशन है। और इसलिए अल्टीमेटली आपको रेलिवेंट लोगों से बात करने की ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जहाँ रोग एलिमेंट्स हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोग भी जो हैं दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट माय ट्रस्ट इज़ एट दिस मोमेंट। अच्छा, ये तो हो गई बात उस हवाले से। जब मीडिया की बात हुई है, तो ये जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान ने ये कमेंट किया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कि उनको किसी हद तक बड़ी मायूसी सी हुई कि अरशद शरीफ के मर्डर के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मैंने सदीक जान का इस हवाले से ट्वीट भी देखा, इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट देखी, और भी लोगों ने इस हवाले से ट्वीट किया। बिल्कुल सही कहा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये मायूसी हम सबको होनी चाहिए कि इतनी बड़ी चीज़ हुई। अरशद शरीफ का कत्ल तो ऐसा ही है जैसे अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन अमानपोर या कूपर एंडरसन जो हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए और इल्ज़ाम जो है किसी रियासत के इदारे के ऊपर पड़े, तो आप देखें कि पूरा अमेरिका जो है वो हिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये सही है कि
عوام نے بہت ریئیکشن کیا، رد عمل کیا، رد عمل کا اظہار کیا، اور جس طرح سے اسلام آباد کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیونرل یہ جنازہ ہوا، جنرل ضیاء الحق کا بہت بڑا جنازہ ہوا تھا، لیکن وہ ظاہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور ان کے اس زمانے میں نواز شریف صاحب ان کو اپنا والد کہتے تھے، یا ان کو اپنے آپ کو ان کا بیٹا کہتے تھے. وہ لاہور سے، پنجاب سے، جی ٹی روڈ سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر آئے تھے نواز شریف صاحب کے. تو لیٹ می ریکنیکٹ فرام دا پوائنٹ ویئر آئی گاٹ ڈسرپٹیڈ. ارشد شریف کا جنازہ ایک عام آدمی کا جنازہ تھا، جنرل ضیاء الحق کا جنازہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا جنازہ تھا. اس کے ظاہر ہے کہ اس کو ریاست کی سپورٹ حاصل تھی، اور یہاں پر انفیکٹ ایک طرح سے ریاست کی ریجیکشن، نگیشن تھی، اس کے خلاف غصہ تھا. اس کے باوجود عوام کا یہ سب سے بڑا کانگریگیشن تھا اسلام آباد کا. اب اس کے آگے کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جہاں عوام کا ریئیکشن اور رد عمل تو آیا ہے اس ایٹراسٹی کے خلاف جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوئی ہے، وہاں پاکستان کے میڈیا کا کوئی ایسا کنسنسس، کوئی ایسی یونٹی، کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسا سٹینڈ پوائنٹ، انٹلیکچوئل سٹینڈ پوائنٹ، پولیٹیکل سٹینڈ پوائنٹ، جس میں حکومت وقت کو یہ مجبور کیا رہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبور کیا رہا تھا کہ اس کے لیے ایک بڑی ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے، ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ شفاف انکوائری کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل میڈیا کو اس کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب ریمارکیبل سائنز اینڈ سمٹمز آف امپوٹنسی آن بہاف آف دی پاکستانی میڈیا. پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھ لیجئے، پاکستانی اخبارات کو دیکھ لیجئے، کتنے اخبارات نے بڑے اسٹرانگ قسم کے کوئی ایڈیٹوریل لکھے یا مسلسل ایڈیٹوریل لکھے، کتنے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز نے یا پی ایف یو جے نے کے ساتھ پی بی اے نے مل کے کتنی بڑی کوئی میٹنگز کی یا کوئی مظاہرہ کیا، یا جا کے پرائم منسٹر سے اس حوالے سے کوئی بہت بڑا ملاقات کرنے کی کوشش کی، یا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو جا کر وہاں ملاقات کرنے کی کوشش کی، ٹائم لیا. مطلب ایسے ایسے میڈیا ٹائکونز امپورٹنٹ ہے. کیا کیا ان سارے میڈیا ٹائکونز نے؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں، جو جنگ کا بہت پاورفل ٹیلی ویژن چینل ہے، وہ جتنی شدت سے توشہ خانے کی گھڑیوں کا جیو ٹیلی ویژن اس پہ جہاد کر رہا ہے ایک طرح سے، اس کا اشر اشیر بھی انہوں نے ارشد شریف کے کیس میں نہیں کیا. ان کا اپنا ٹیلی ویژن چینل تو اس کے تو بڑے برے حالات ہیں، اس کو تو ظاہر ہے وہ تو ایک بدست و پاک کیا گیا ہے. اس کے تو اپنے سی او جو ہیں وہ ملک سے 4 مہینے نہیں جا سکے. کبھی امریکہ، وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں، کبھی لندن میں ہوتے ہیں، کبھی دبئی میں ہوتے ہیں، وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. لیکن باقی ٹیلی ویژن چینلز نے کیا کیا؟ تو جہاں ایک یہ کنٹراسٹ آتا ہے، وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بار ایسوسیشنز نے اور عدالتوں نے بھی کچھ نہیں کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا تو ریئیکشن، رد عمل آیا، لیکن پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنل لینڈسکیپ ہے وہاں سے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن اور رد عمل نہیں آیا. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے ایک بڑا میں نے انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھا، جہاں فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور میں نے اس کے اوپر ایک کوٹ ٹویٹ کیا کہ جنرل مشرف نے در حقیقت پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا ہے، اس کو جو فریڈمز دی ہیں، جس کو سیٹھوں نے بعد میں کیپٹلائز کیا، ہم سب نے اس کو کیپٹلائز کیا، یہ جنرل مشرف نے جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے پلیٹ پہ رکھ کے یہ پریزنٹ کی. بیکاز ان کو ان کے دوست جاوید جبار صاحب، جو پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہے، سینیٹر بھی رہے، ایڈورٹائزمنٹ اور میڈیا سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنے دوست جنرل مشرف کو انسپائر کیا ٹورڈز میڈیا فریڈم کہ یہ ایک سوشل ٹول ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا کی تاریخ میں ٹیلی ویژن کی حد تک کوئی ایسی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ نہیں ہے جہاں ایک میڈیا خود سے جد و جہد کر کے ایک میجورٹی حاصل کرتا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ایک سٹینڈ لیتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے دوست جو ہیں مظہر عباس صاحب اکثر ایسا لیکچر دیتے رہتے ہیں. مظہر عباس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ غلط کہتے ہیں. پاکستان کے میڈیا میں جو ہمیں فریڈمز ملی تھیں، وہ فریڈمز ہمیں در حقیقت پلیٹ پہ رکھ کے دی گئی تھیں. وہ ایک ڈکٹیٹر کا ویژن تھا، وہ ڈکٹیٹر کی خواہش تھی، وہ اس کی ایک تھنکنگ تھی، اور اس میں جاوید جبار صاحب کا بہت زیادہ رول تھا. ارشد شریف کی جو مارٹرڈم ہے، یہ ایک پیوٹل پوائنٹ ہے جہاں پاکستانی میڈیا کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آر وی گوئنگ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار دا فریڈم آف ایکسپریشن. ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسے سائن سمٹم نہیں آئے اتنے بڑے میڈیا سے، جہاں 33 ٹیلی ویژن چینلز ہیں، جہاں بڑے انگریزی کے اخبارات ہیں، کہ کوئی ایسا کنسنسس، کوئی ایسی انٹلیکچوئل تھاٹ یا کوئی ایسا ایک عزم جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اینڈ دس از ہاؤ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو کچھ کہا اس میں بڑا وزن ہے. بٹ موونگ فارورڈ، اچھا ہاں، بلکہ نہ صرف یہ کہ پازیٹیو رول تو دور کی بات ہے، میڈیا کا ایک خاصا بڑا سیکشن ہے جس نے ارشد شریف کی
ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ڈس انفارمیشن کیمپین مچانے میں بڑا رول کیا، آپ نے پلے کیا. آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ سٹوریز دیکھی ہوں گی جہاں یہ سٹوریز پلانٹ کی گئیں. میں نے تو ان رائٹنگ دیکھی ہیں، اپنے گناہ گار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ امریکن انسٹرکٹرز جو ہیں وہ کہیں کینیا میں موجود تھے، نیروبی کے قریب. ارشد شریف نے ان کے ساتھ جا کے شوٹنگ پریکٹس کی. آگے لکھا ہوا ہے کہ ان امریکن انسٹرکٹر کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ان کا بھی ارشد کی ڈیتھ میں، ہلاکت میں یا مرڈر میں کوئی تعلق ہے، لیکن آئیڈیا جو ہے ذہن میں امپلانٹ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ایک پریس کانفرنس کے درمیان بڑا ارسپانسبل طریقے سے کہا گیا کہ چونکہ ارشد شریف نے وہ امریکن سائفر دیکھا ہوا تھا تو ذہنوں میں یہ آئیڈیا ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ شاید سی آئی اے نے یا امریکن انسٹرکٹرز نے یا امریکہ کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے، کسی انٹرنیشنل ایجنسی کا کوئی رول ہو سکتا ہے ارشد شریف کے مرڈر کے اندر، اور یہ میڈیا نے یہ رول جو ہے یہ پلے کیا. بعض جگہوں پہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ تاثر ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی کہ شاید انڈینز نے ارشد شریف کا مرڈر کر دیا گیا. تو پازیٹیو اور کنسنسس ڈیولپ کرنا تو دور کی بات ہے، پاکستانی میڈیا نے ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے ڈائیورژنس پیدا کرنے کی، ڈسٹریکشن پیدا کرنے کی، الٹرنیٹ تھیریز دینے کی بھی کوشش کی، جو اس میڈیا کی بدقسمتی اور اس کی انڈر ڈیولپمنٹ کی بہت اچھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگزامپل ہے. سو موونگ فارورڈ اٹ از، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جہاں عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہ سسٹم کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، پی ایم ایل این کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ اخلاقی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی اور کنٹروورشل ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے. پچھلے 48 گھنٹے سے ملٹری سورسز سے تو بڑی پازیٹیو قسم کی وائبس ہمیں ملی. ملٹری سورسز نے تو باقاعدہ 2 نام کوٹ کیے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے لیے اور آرمی چیف کے لیے، اور دونوں بہت ہی مناسب میرٹ کے اوپر بڑے سین قسم کے وہ نام ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ انسپائر کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے. لیکن جو اسٹیٹمنٹس، جو رد عمل خواجہ آصف صاحب کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس قسم کے کرپٹک کامنٹ کیے ہیں، اور خاص کر کے بلاول زرداری نے جس قسم کا حملہ کیا پریزیڈنٹ عارف علوی میں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک کنٹروورشل ڈیسیجن کرنے کی پلاننگ ہے. ایک ایسا کنٹروورشل ڈیسیجن جس کے بعد یا تو سسٹم کے اندر کانفرنٹیشن بڑھے گی، جھگڑا ہو سکتا ہے وہاں پہ بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بٹوین دی پی ڈی ایم گورنمنٹ، یا یہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی توقع ہے کہ ان کو اتنی سپورٹ ملے گی کہ وہ اپنی مرضی سے پوری اسٹیبلشمنٹ کو ہانک لیں گے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ایک رینیوڈ طریقے سے، جو کہا گیا نا کہ اب فوج جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھ کے جلال میں ہوگی، تو فوج کی طاقت کو دوبارہ سے رینیوڈ طریقے سے استعمال کرنے کا پلان ہے اگینسٹ عمران خان اینڈ اگینسٹ تحریک انصاف. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہو نہیں سکے گا. سینٹی وڈ پریویل، بیکاز بہت کچھ ہو چکا ہے پچھلے 8 مہینے میں. جیسے کسی نے کہا تھا کہ بلڈ بوائلز اونلی ونس ان لائف، تو بہت سی چیزیں جو اپریل میں کرنا ممکن تھا، مئی میں کرنا ممکن تھا، جون میں کرنا ممکن تھا، کیسز رجسٹر کرنا سیڈیشن کے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو اٹھا لینا، جیلوں میں ڈالنا، مارنا پیٹنا، پٹائی کرنا، بہت سی چیزیں کرنا، عدالتوں کو کنٹرول کرنا، وہ بہت سی چیزیں چونکہ کر لی گئی ہیں 8 مہینے میں، اس سٹیج میں دوبارہ سے رینیوڈ طریقے سے ان کو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. ہیونگ سیڈ دس، امریکہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں ایز اے کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر ہائر کیا گیا ہوا ہے، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ نئے سرے سے مار دھاڑ ہوگی اور عمران خان اور تحریک انصاف کو کوئی ریلیف جو ہے ان اپوائنٹمنٹس کے بعد بھی نہیں مل سکے گی. ایسا ضرور ہے، بٹ آئی پرسنلی ڈو ناٹ تھنک، میرا خیال ہے کہ کوئی مڈل وے ہوگا. نہ تو پی ڈی ایم کی خواہشات پوری ہو سکیں گی، نہ عمران خان صاحب کی شاید پوری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں گی. کوئی مڈل وے ہم دیکھیں گے اگلے 6-7 دن میں جو ایمرج کرے گا. اس کے ساتھ یہ کہنا بہت ضروری ہے، جو ایک اور چیز انٹرسٹنگ بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، کہ ایک بہت رینیوڈ طریقے سے، جیسے کچھ دن پہلے کسی نے ٹویٹر پہ یہ لیک کی تھی بات، انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیا پلان بنا ہے عمران خان کو ڈیمونائز کرنے کا، اور نئے سرے سے کوشش کی جائے گی کہ عمران خان میں اور اس کی جو یوتھ کی سپورٹ ہے اس کے درمیان میں ایک ویج جو ہے وہ ڈرا کی جائے. تو اب اس کے سائن سمپٹم بڑے ویزیبل آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت بہت ہی رینیوڈ طریقے سے، نئے سرے سے عمران خان کے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے، جس کے بہت سے ڈفرینٹ پہلو ہیں. لیکن جس جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے جیو ٹیلی ویژن کو یوز کیا شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں، جو اینکر پرسنز ہیں ان کے پروگرام میں،
वहाँ पर आपको एक ठीक ठाक साइन सिम्टम इसके नज़र आते हैं कि तोशा खाने की घड़ियों का जो इशू है वहाँ पर एक पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। एंड आई एग्री, मैंने सारी वो वीडियोस भी देखी हैं, मैंने उसमें बहुत से ट्वीट्स भी देखे हैं जो शाहज़ेब खानज़ादा जो है उन्होंने कोई दर्जन भर से ज़्यादा ट्वीट तो खुद ज़ाती तौर पर किए हुए हैं, क्लिप्स वगैरह किए हैं। और उसको देख के मुझे ये कम अज़ कम ज़रूर एहसास होता है कि ये घड़ियों वाला मामला जो है इसमें इमरान खान की गैर दानिशमंदाना एंड बैड जजमेंट जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व थी। बट हैविंग सेड दिस, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने आके प्राइम मिनिस्टर का जो 60-70 करोड़ का डिस्क्रेशनरी फंड था उसको ख़त्म कर दिया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, पूरे 3.5-4 बरस जो इससे पहले हर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने अपने फॉरेन ट्रिप्स पे बहुत कम खर्चा किया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान के अंदर अपनी 3-4 अपना लाहौर का जमान पाक का घर और बनी गाला जहाँ वो उसने हर दफ़ा जाना होता था हफ्ते में, उसको भी अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल रेजिडेंस में शामिल नहीं किया। उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिस किस्म का एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है वो डजंट मेक सेंस एंड इट्स नॉट गोइंग टू सेल, और उसके सपोर्ट बेस में बेके करने की कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है। शाहज़ेब खानज़ादा को मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग कंडेम कर रहे हैं। इस कॉन्डमनेशन के पीछे एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। शाहज़ेब खानज़ादा इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट टेलीविजन एंकर, और 2010 और 2014-15 के दरमियान में अगर पाकिस्तानी मीडिया ने कोई बहुत इंटेलिजेंट नया एंकर प्रोड्यूस किया था तो वो शाहज़ेब खानज़ादा ही हैं। अगर आप उनके प्रोग्राम देखें जो मैंने बहुत से अटेंड किए हैं एज अ पार्टिसिपेंट, जो न्यूज़ 1 में थे और एक्सप्रेस में वो मेरे कुलीग थे। लेकिन जब उन्होंने जियो ज्वाइन किया तो शाहज़ेब खानज़ादा का जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसमें शाहज़ेब खानज़ादा की जो एक एंकर की हैसियत से ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस थी वो सारी ख़त्म कर दी गई। ये है बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम। इस किस्म के सिर्फ 2 प्रोग्राम है पाकिस्तान में, एक शाहज़ेब खानज़ादा जियो में करते हैं, दूसरा वो प्रोग्राम है जो दुनिया में कामरान खान करते हैं। और दोनों प्रोग्राम बेसिकली जो क्रिएशन और प्रोडक्ट तो जियो का ही है क्योंकि जियो ने ये आइडिया लॉन्च किया था कामरान खान साहब के साथ 2002 में, आज कामरान खान के साथ। लेकिन फ़र्क ये है कि कामरान खान ने अपने इस प्रोग्राम में अपनी जो शख्सी और एक एंकर की ऑटोनॉमी और आज़ादी है उसे उन्होंने बरकरार रखा है। और दुनिया न्यूज़ के ऊपर, दुनिया टेलीविज़न के ऊपर जो अपना वो प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर भी उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी जो है उससे अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया है, और जो कुछ भी वो करते हैं वो कामरान खान करते हैं। वहाँ दुनिया का कुछ मिजाज भी ऐसा है, मियाँ आमिर जो दुनिया टेलीविज़न के CEO चेयरमैन हैं, उन्होंने कभी अपने एंकर्स को मजबूर नहीं किया कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चले। बिकॉज मैंने दुनिया के साथ बहुत काम किया तो मुझे इसका एहसास है। मैं ये आपको बड़े वसूख से, और कम से कम जब तक मैं था ऐसा बड़ा ही कम हुआ होगा कि मियाँ आमिर अपने एंकर को मजबूर करें कि एंकर वो कहे जो मियाँ आमिर चाहते हैं करें। वो ज़रूर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, गुस्से में भी आते हैं, लेकिन 100% फोर्स वो नहीं करते। और कामरान खान को फोर्स करना वैसे भी मुमकिन नहीं है। और कामरान खान ने अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस रखी है। जियो में शाहज़ेब खानज़ादा के पास बदकिस्मती से कोई भी ऑटोनॉमी और कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं है। और अगर आप उनके प्रोग्राम्स को गौर से देखें तो वो कहते भी हैं कि हमने 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 ये फैसला किया, हमने ये देखा। तो उनका प्रोग्राम जो है वो खालिस्तान एक चैनल का प्रोग्राम है और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है। और इसको, इस पॉइंट को समझना जो है, एक एंकर ही आपको ये पॉइंट समझा सकता है, इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये वो सारा बैकग्राउंड नकल है दोनों जमातों के दरमियान धड़े का, जिसमें हम 26 नवंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है ना पूरी बात PDM की हो पाएगी, ना पूरी बात जो है वो PTI की हो पाएगी, कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। एक पॉइंट में करके बात मैं ख़त्म कर दूं कि जो रिएक्शन और रद्द अमल किया बिलावल ज़रदारी ने, जिसके ऊपर बिलावल ज़रदारी की बड़ी कॉन्डमनेशन हुई है कि बदतमीज़ी, देखें किस तरह से सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस यानी प्रेसिडेंट अलवी को मुखातब किया, कैसे फॉरेन मिनिस्टर कह सकता है, अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। वहाँ ये सवाल किसी ने बहुत कम ही उठाया है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो में जो इतना हैजान का मुजाहरा किया उसके पीछे उनको क्या डर लगा हुआ है, क्या ख़तरा है। डर उनको जो लगा हुआ है वो बड़ा मीनिंगफुल है। अगर तो उन 2 ऑफिसर्स ही का नाम जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में से निकल रहे हैं, अगर उस पर ही कंसेंसस है और PDM ने वो समरी जो प्रेसिडेंट के पास भेजनी है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें वही 2 नाम हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए और आर्मी चीफ के लिए, तो फिर तो बिलावल ज़रदारी का जो रिएक्शन है वो समझ नहीं आता। बिलावल ज़रदारी के रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल नाम भेजना है जो लीगली कंट्रोवर्शियल भी हो और जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी फाइल पे एतराज़ कर सकते हैं, एतराज़ लगा के वापस भेज सकते हैं, जहाँ कोई लीगल या कंट्रोवर्सी उठ सकती है। बिलावल ज़रदारी का जो रिएक्शन है उससे यही बात समझ आती है कि बिलावल ज़रदारी ये समझते हैं कि कंट्रोवर्शियल नाम जाएंगे
اور اس کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہیں اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں. اور در حقیقت انہوں نے پریزیڈنٹ کو وارن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے ریئیکشن کیا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ریئیکشن کیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. This is what I understand at this moment. Looking forward to your comments on this vlog. Thank you.